क्या वजह रही कि तकरीबन 4 साल से ज़्यादा आप आम आदमी पार्टी के साथ रहने के बाद आपने पार्टी छोड़ने का डिसीजन लिया? जैसे वो कहते हैं तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, अब भी न समझोगे मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तान। 4 साल में हमने देखा कि कोई सीरियसनेस पंजाब को लेके, गवर्नेंस को लेके, डेट को लेके ना हमारी बात सुनी जाती थी, ना हमें कोई ब्रीफिंग थी कि भाई ये मुद्दे आप पार्लियामेंट में पंजाब के लिए उठाओ। हम खुद ही कर के उठाते रहते थे। थ्योरी चलती है, कहानी चलती है पॉलिटिकल सर्कल में कि भगवंत मान सीएम नाम के हैं, केजरीवाल सरकार चलाते हैं, राज चलाते हैं, सुपर सीएम के तौर पे जो है अरविंद केजरीवाल को देखा। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई इसमें काफी है। पंजाब में अगर इस समय हम लोग बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट्स देखें तो तकरीबन 65,000 पास्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। मिशनरीज वहाँ पे किस तरीके से डेरे के तरीके से काम कर रही है और 98% क्रिश्चियन जो है 80 हैं, जो कि मैंने कहा। समाज के तौर पे सिख कम्युनिटी कहाँ फेल हो रही है जो वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, और दूसरा क्या उपाय किए जा सकते हैं? सिख मैक्सिमम कन्वर्शन हो रही है अमृतसर, जलंधर, ये जो माजा दोआबा हम बोलते, जहाँ जो सिखिज्म का न्यूक्लियस माना जाता है, SGPC के राइट अंडर देयर नोज। बहुत बड़ी समस्या है। और पंजाब का डेमोग्राफिक चेंज ये ना हो कि गुरुओं की भूमि में ऐसे फोर्स कन्वर्शन हो के 20-25 साल में कुछ और ही रंग हो जाए। अगर हम लोग 15 से 24 के बीच का अगर डाटा लें तो तकरीबन 4600 किलोग्राम, सिर्फ हेरोइन की बात कर रहा हूँ, वो सीज किया गया। और नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 16% ऑफ पंजाब पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में ड्रग कंज्यूम कर रही है। जब आम आदमी पार्टी चुनाव में जा रही थी, उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर वी विल मेक पंजाब ड्रग फ्री। ड्रग से छुटकारा पंजाब को कैसे मिले? देखिए, कहने को तो उन्होंने ड्रग फ्री भी कहा था, हमने नशा मुक्त पंजाब भी कहा था। तो ये बस 2-4 महीना 2 महीने चली, बस उसके बाद ठप। अगर हम लोग नीति आयोग की भी स्टेट इंडेक्सिंग की रिपोर्ट देखें तो पंजाब कभी टॉप परफॉर्मेंस स्टेट हुआ करता था, और आज कई पैमानों पे जो है पंजाब नीचे से आप कह लीजिए टॉप करता है, अभी बॉटम 5 में पहुंच गया है। जलंधर वाज ए लीडर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स एंड लेदर गुड्स, अमृतसर वूलन, लुधियाना में तो बाइसिकल। लेकिन आज बाहर के देशों में 3-3, 4-4 लाख का बाइसिकल भी बनने में, हम वो ही बाइसिकल पे हैं। पंजाब में एक कल्चर रहा है माइग्रेशन का, और माइग्रेशन देश के अंदर नहीं बाहर। चाहे पंजाब के यूथ से आप पूछें तो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, वहाँ जाते हैं। और अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख युवा हर साल वहाँ से माइग्रेट करते हैं और वहाँ जाते हैं। आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि पंजाब में एक भी एग्री फूड पार्क नहीं है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भी रही, वैल्यू एडिड जो एग्रीकल्चर हम कहते हैं वो नहीं है। केजरीवाल से आपकी तमाम मुलाकातें हुई होंगी, ऐसा मुझे लगता नहीं, है। ऐसा कोई खास नहीं। अगर बातचीत होती थी, मान लीजिए, और आप तमाम क्षेत्र में काम करते हैं, कभी उनसे किन मुद्दों पे बातचीत होती थी? कभी ने आपने इसका जिक्र किया? कोई ऐसा फोरम ही नहीं था। केजरीवाल साहब हमें बुला के कोई बैठक कर रहे हैं, या भगवंत मान जी हमें बुला के कोई बैठक करे। अब वो 4 साल में, एक तो उनको एलर्जी है कि जो स्कीम में PM लगता है वो लागू नहीं करते पंजाब में। तो PM किसान फसल बीमा योजना अब ये लागू नहीं है पंजाब। 4 साल में कितनी बार आप केजरीवाल जी से मिले? मुश्किल से 4 बार। Namaskar, I'm Nishant Kumar Azad, and today we are joined by Dr. Bikramjit Singh Sahni. He's a Padam Shri, he's a Rajya Sabha MP, he's an educationist, he's an entrepreneur, he's a social activist, he is so many things. But today we are going to talk to him about the Punjab, the central leadership politics, the Punjab politics, why he left AAP, and so many things related to Aam Aadmi Party. Bikramjit ji, welcome to Organizer. धन्यवाद सर। जब आपने आम आदमी पार्टी छोड़ा, ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं थी, उसके पीछे एक कहानी होगी। क्या वजह रही कि तकरीबन 4 साल से ज़्यादा आप आम आदमी पार्टी के साथ रहने के बाद आपने पार्टी छोड़ने का डिसीज़न लिया? उसके 2 कारण थे। एक तो हमारा दिल और दिमाग और जो हमारी एसोसिएशन थी वो BJP से थी पिछले तकरीबन 25 साल से। जब सुषमा स्वराज जी बेलारी हॉस्पिटल में इलेक्शन लड़ी तो मैं वहाँ पे था 2000 में। अच्छा। फिर अरुण जेटली, वो शी वॉज मोर देन लाइक माई रियल सिस्टर, बहुत काम किए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो हमने वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तब IK गुजराल जी पहले हमारे चीफ पैट्रन थे।
तो उनके साथ पाकिस्तान के साथ दोस्ती का कोशिश की गई कि सारे मुल्कों में आपस में सार्क रीजन में एक अच्छा माहौल रहे। मैं सार्क सीसीआई का चेयरमैन भी रहा और पंजाबी कम्युनिटी की ओर से जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे तो हर साल हम गुरु नानक देव जयंती उनके वहाँ मनाते थे एज ए यूनिवर्सल ब्रदरहुड डे, और बहुत खुशी से पगड़ी बांधते थे, लंगर करते थे। फिर उसके बाद अरुण जेटली के साथ बहुत लंबी एसोसिएशन रही। ही वॉज लाइक एल्डर ब्रदर। अमृतसर में जब इलेक्शन थी मैं वहीं पे था। फिर जब यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर भी बने तो उनके साथ कई मुल्कों में जाने का एक अवसर मिला। यहाँ तक कि बंगला साहब में जब मैंने म्यूज़ियम, सिख हेरिटेज म्यूज़ियम की सेवा की तो उसका उद्घाटन करने भी अरुण जेटली जी एज फाइनेंस मिनिस्टर आए। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बीजेपी के साथ एक बहुत जुड़े थे। हाँ, जब राज्यसभा की थी तो आपने सीट दी क्योंकि उनकी पंजाब में बहुमत आई, तो वो अच्छे चेहरे ढूंढ रहे थे। तो पहले उन्होंने 5 MPs बना दिए थे। मैं और बाबा सीचेवाल को सेकंड राउंड में बनाया गया। एंड दे वर रियली लुकिंग फॉर, उनका अपना कैडर के लोग कम थे तो इसलिए मिला। और जहाँ तक बात है, हम कभी भी उनके पॉलिटिकल फोरम में, मैंने खास करके कभी पार्टिसिपेट नहीं किया किसी इलेक्शन में, ना ही उन्होंने कभी कहा। हाँ, पंजाब के मुद्दे हम उठाते थे, लेकिन 4 साल में हमने देखा कि कुछ देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ टनल। कोई सीरियसनेस पंजाब को लेके, गवर्नेंस को लेके, कोई भी डेट को लेके, और ये सेंटर स्टेट की जो कश्मकश थी उसी में पिसे जा रहे हैं पंजाबी लोग। और हमने बहुत कोशिश की कि एक ब्रिज का काम करें कुछ, क्योंकि यू कांट बी ऑन इन इलेक्शन मोड ऑल द 5 years। चलो 4 साल, और आगे कोई जो है खास कोई ना हमारी बात सुनी जाती थी, ना हमें कोई ब्रीफिंग थी कि भाई ये मुद्दे आप पार्लियामेंट में पंजाब के लिए उठाओ। हम खुद ही कर के उठाते रहते थे, और जो भी हम पंजाब में कुछ करना भी चाहते थे तो वो एक इनकरेजमेंट, हैंड होल्डिंग नहीं मिलती थी। तो कहीं ना कहीं, और फिर उनके अपने जो कोर के बंदे थे, हार्ड कोर, जो बिल्कुल पॉलिटिशियन से, वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए या उन्होंने उनको एलिनेट कर दिया। तो फिर सारे MPs ने सोचा कि अब कुछ हुआ नहीं 4 साल में, तो इट्स लाइक वेस्टिंग टाइम। तो फिर ये सबब बना, क्योंकि राघव बहुत ही उनके क्लोज कोटरी के लोग माने जाते थे। राघव से ज़्यादा संदीप पाठक भी थे राघव पर। वो दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने पता नहीं क्यों इनको एलिनेट कर दिया, तो ये भी फ्रस्ट्रेटेड थे। और हम लोग भी, हमें वैसे कोई आगे लाइट नहीं दिखाई पड़ी। और मेरे केस में मैं तो 25 साल से बीजेपी के साथ, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी था, और हम लोग ज़्यादा पार्लियामेंट में कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते थे और कभी वेल में नहीं जाना। जब भी शोर शोर पड़ता था हम चुपचाप उठ के आ जाते थे, ना हम किसी के अगेंस्ट, मतलब हम एक सकारात्मक जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते थे। और मैं हमेशा ये कहता था कि हमें सबको मिल के ये करे। पंजाब के सारे MPs को भी मैं प्रीति भोज पे बुलाता था, हर ये पार्लियामेंट सेशन से पहले सब आते भी थे, कोई भी पार्टी के, अकाली, कांग्रेस, बीजेपी, सब आते थे। वहाँ भी मैं यही रिक्वेस्ट करता था कि पंजाब के लिए लेट्स हैव सम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हर बात पे चर्चा हो। फ्रीबीज दे रहे हो आप, पंजाब डेट है, ड्रग्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, ट्रेड इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, लेकिन आगे कोई उसका कोई नहीं, कोई आगे कुछ मिल रहा था डायरेक्शन। आपने तमाम समस्याएं गिनाई जो पंजाब से संबंधित हैं, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन उससे पहले एक थ्योरी चलती है, एक कहानी चलती है पॉलिटिकल सर्कल में कि भगवंत मान CM नाम के हैं, केजरीवाल सरकार चलाते हैं, राज चलाते हैं, सुपर CM के तौर पे जो है अरविंद केजरीवाल को देखा। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई इसमें काफ़ी है कि केजरीवाल जी की भी बात नहीं है, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो आप है वो दिल्ली से काफ़ी लोग वहाँ, जो वहाँ अच्छी जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पोस्ट्स हैं, स्टैचूटरी पोस्ट पे काफ़ी नॉन पंजाबी लोग, मैं कहूँगा, चलो दिल्ली या इधर से नहीं, काफ़ी नॉन पंजाबी लोग
वहाँ हैं, लगाए गए हैं, एंड जो पॉलिसी फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन और फाइनल जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी हद तक पंजाब के बाहर के लोग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका काफ़ी सारा काम जो है एजुकेशन सेक्टर में भी रहा, और मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आपने अपने राज्यसभा सांसद के तौर पे जो भी आपको सैलरी मिलती है, आपने उसको डोनेट कर दिया है। पूरे जो भी 6 साल की सैलरी होती है तकरीबन 2 करोड़ के आसपास वो बनती है। भगत सिंह, हाँ, और आपने वो पंजाब एजुकेशन फंड में दिया है। स्टूडेंट के लिए लंबा काम आप करते रहे हैं। अभी अगर हम लोग कहें कि वर्तमान परिदृश्य में एक जो मुद्दा है नीट का मुद्दा, जो कि काफ़ी चर्चा में है, संसद में भी इसकी बात चल रही है। महीनों तक कांग्रेस जनता पार्टी ने इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किया, और बाद में हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हुआ। आप इस पूरे प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ, आज मैंने ट्वीट भी किया सुबह। मोहन भागवत जी ने बहुत वर्ड्स ऑफ विजडम कहे, वो मैंने कई बार पढ़ा, अपनी टीम को भी पढ़ा है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो नौजवान है उनको हमें एक सेध देनी है, एक आर्गुमेंट से ज़्यादा उनको हमें लॉजिक से कन्विंस करना है, उनको एलिनेट नहीं करना, उनको एम्ब्रेस करना है। ये सारा उनका कोट है। तो जहाँ तक यूथ के गुस्से का बात था, वो भी कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि उनके अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन थी, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। बहुत से नौजवान जो है वो कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती, तो इसलिए बड़े वो डायरेक्शन लेस होते हैं। और लेकिन जो इस तरीके से उसको, उस वेव को, उस पॉइंट को कैपिटलाइज किया गया और ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई और हज़ारों बच्चे पार्लियामेंट की ओर कूच कर रहे थे, ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात थी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बड़ा दरिया दिल जिसको बोलते हैं दिखाया, कि जो लास्ट सैटरडे उन्होंने खुद ये फैसला ले लिया और रात को शायद मिडनाइट उन्होंने इंस्टाग्राम पे खुद, इसका मतलब वो चिंतित हैं। देखो, अगर आप ये देखो, इसको साइड में रख के प्रधानमंत्री जी ने और इस केंद्र सरकार ने यूथ के लिए कितने काम किए। पहले स्किलिंग का खोला। अब मैं ये नहीं कहता कि स्किलिंग, हर बच्चा जो स्किल हो रहा है, तकरीबन 30-32 लाख यूथ को स्किल किया गया है अंडर वेरियस के। अब सारे को नौकरी मिलती है वो एक अलग है, लेकिन चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उनको स्किलिंग कराई गई। स्टार्टअप्स में देख लीजिए, IITs कितने नए खुल गए, IIMs खुल गए, एम्स खुल गए। IITs में अमृत स्कीम में सारे IIT मॉडर्नाइज हो रहे हैं, मैं कहता 3,500 करोड़। तो बहुत से काम यूथ को लेके किए जा रहे थे। अब ये एक उसमें से एक पृष्ठ ये आ गया कि पेपर लीक हो गया, उसको पेपर लीक की दृष्टि से ही देखा जाता, और अब उसमें उसकी ये एक ऐसी बात हो रही है। मैं अपनी टीम को बता रहा था कि हमारे ज़माने में जब हम पढ़ते थे, कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया और फिर वो कहते रेलवे मंत्री इस्तीफा दे। अब वो रेलवे मंत्री कहता था ठीक है, उसकी एक मॉरल, नैतिक जिम्मेवारी है। अब उसमें जो लोग गिल्टी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लूप होल्स को मिलनी चाहिए। जो अपना नेशनल ये जो एग्जामिनेशन बॉडी है वहाँ तक जा सकते थे, क्योंकि वही SOP बनाते हैं ना। और जो है अब 47 लोगों को गिल्टी पाया गया। प्रधानमंत्री जी ने फास्ट कोर्ट बना दी और आगे रिफॉर्म ला रहे हैं कि जो भी डिजिटल हो, जो भी है, और 10 साल की सब सज़ा। अब और इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि जो हमारा नौजवान है वो इसको पॉजिटिव साइड में इसको लेगा और हम इसको नेशन बिल्डिंग की ओर, क्योंकि डायलॉग से, फीडबैक से, अब हर स्कूल में जो नई हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई पहली बार, पहले तो मैंने तो अपनी लाइफ में सुना नहीं कोई एजुकेशन पॉलिसी, पहली बार हुआ
कि वोकेशनल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। अभी मैं पंजाब में गया था, आईआईटी रोपड़ में 10th 12th के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों के, सब वो अपने अपने वोकेशनल को, कोई शैम्पू बना रहा है, एक बच्चे ने इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बना दिया, कोई ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहा है, कोई कुछ कर। मैंने 12 वो बच्चे अडॉप्ट किए, उनको 5-5 लाख रुपया दिया। वो तो कहने का मतलब एक ग्रास रूट लेवल से डिजिटल लिटरेसी इस सरकार ने शुरू की। वोकेशनल पे ध्यान दिया, भाई बीए एमए वाले बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन इनको कोई ना कोई जो है कितना सिखाए। इनसे इंस्पायर हो गए मैंने 10 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर खोल दिए पंजाब में, दिल्ली में। 5000 बच्चों को हम भी नौकरी दिलवा पाए इंडस्ट्री कनेक्ट से। अब मैं सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, जो नेशनल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, उसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। उसमें हम तमाम जो यंग बच्चे हैं, गवर्नमेंट केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको सपोर्ट कर रही है, उसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देती है। अगर कोई इंडस्ट्री वाला 100 बच्चे 200 बच्चे अप्रेंटिसशिप रखे, अप्रेंटिसशिप इज नथिंग बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, वो रखे, फिर आगे चांसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एज ए परमानेंट वर्कर इज ब्राइट। तो बहुत सारी स्कीमें हैं, वो हमें सारी चीज़ को एक टोटलिटी में देखना चाहिए। हम लोग क्योंकि नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसमें एक एक्टिव प्लेयर दिखी, चाहे मंच से हो या जो भी नेता हैं उनका करेक्शन की बात करें। पंजाब में पिछले 4 वर्ष में 6 पेपर लीक के मामले हुए। हमने देखा कि फार्मेसी का भी चीटिंग के मामले आए। इसको लेकर के कोई बात नहीं। ऐसे तो आज संसद भवन में जो भाजपा के जो सांसद है वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वो तो पेपर लीक जहां भी हुआ है, मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत सी स्टेट्स में पेपर लीक हुए, वो तो अब जिम्मेवारी नाउ एग्जाम्पल हैव बीन सेट। तो मैं समझता हूं कि जो भी पेपर, हाँ, फार्मेसी को लेके हमने बातचीत की थी, क्योंकि फरीदकोट से मैं आता हूँ, तो मैंने वाइस चांसलर को भी पूछा, और तो वो कहने लगे पेपर लीक नहीं था, शायद चीटिंग कर रहे थे वो भी देखिए पेन में ब्लूटूथ लगा के क्वेश्चन आंसर आ रहे थे, तो वो पकड़ लिए। अब उससे पहले पेपर लीक हुए, तो एक नैतिकता, आई थिंक स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट, एंड इररिस्पेक्टिव किसकी सरकार है किसकी नई सरकार है, वो ये हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। आपने पंजाब के युवाओं की बात की और आपने बताया भी कि एक नेता के तौर पे, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आप पंजाब के युवाओं के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग पंजाब में एक कल्चर रहा है माइग्रेशन का, और माइग्रेशन देश के अंदर नहीं बाहर, चाहे पंजाब के यूथ से आप पूछें तो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, वहाँ जाते हैं। और अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख युवा हर साल वहाँ से माइग्रेट करते हैं और वहाँ जाते हैं। ये ऐसे हुआ, हम भी 80s में पंजाब में पढ़े, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े, बाहर गए, फिर दिल्ली आ गए, और ये जब टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ी, ऊपर से जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी, आई एम सॉरी टू से, हमारी सारी फैमिली भी जिंदा जला दी गई थी दिल्ली में। अपनी मैं बात करूँ आज में, तो कांग्रेस एक्सेसिव ने, उसमें एक्सेसेस भी बहुत हुए। अब वो जस्टिफाई करते हैं कि हमें इसको कंट्रोल करना था, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है फेक इनकाउंटर या जो भी वटेवर वो हुए। जो उसके बाद में एक पैनिक का माहौल बन गया कि भाई ये शायद जो उस समय की सरकारें हैं वो यूथ के पास एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो बच्चों को एक ये डर हो गया, एक वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। जो 1960s में पंजाब हाईएस्ट पर कैपिटा पे था, वो अब 90s में जब ये सब खत्म हो गया, टेररिज्म वगैरह का, तब अच्छा टेररिज्म के टाइम कोई ड्रग्स भी नहीं थे, ये भी नहीं समझ आता कि जब इतना गंदा माहौल, तब कोई ड्रग नहीं था। ये तो बाद में शुरू हुआ सारा काम, लेट 90s में, 95 के बाद। तो बच्चों का रुझान हो गया कि ज़मीन बेचो, तब वहाँ पे बड़ी ज़रूरत भी थी, डेमोग्राफिक रेशो ख़राब होने की वजह से। कनाडा में खास करके दे वांटेड मोर पीपल, क्योंकि मैन पावर टू जियोग्राफी रेशो वाज वेरी लो, तो बच्चों ने वहाँ 30-30, 40-40 लाख, फिर डंकी रूट, फिर सारे बच्चे बाहर जाने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में वो काम नहीं करना चाहते थे, मॉडर्नाइज। आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि पंजाब में एक भी
एग्री फूड पार्क नहीं है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भी रहीं, पंजाब के मंत्री भी रहे, लेकिन पंजाब में एक भी एग्री फूड पार्क नहीं चल पाया, बन पाया, कुछ भी कह लीजिए। कोई कोऑपरेटिव फार्मिंग नाम की चीज़, कोई वैल्यू एडिड जो एग्रीकल्चर हम कहते हैं वो नहीं है। ट्रेड इंडस्ट्री भी दूसरे प्रांतों में हो गई। लेकिन अब ये है, अब कुछ ब्रेक्स लगी हैं क्योंकि वहाँ भी अब उतनी इकोनॉमीज अच्छी नहीं है कनाडा की, और हर कंट्री अब थोड़े जो है अपनी लोकल पॉपुलेशन को करके एक्सपर्ट्स को वगैरह वो कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो हर जगह कॉन्शियसनेस हो गई है, तो काफ़ी घर वापसी भी हो रही है। लेकिन फिर यही बात है कि पंजाबीज आप देखिए कि दे हैव डन एक्सट्रीमली वेल, बट नॉट इन पंजाब। पंजाब में ये देखिए, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, एयरटेल लुधियाना से चला, हीरो बाइसाइकिल लुधियाना से चले। बहुत जो इंडस्ट्री है हमारी, ये सारी लुधियाना के इंडस्ट्री थी जो दिल्ली आई, क्योंकि कभी ये फरीदाबाद और ये भी पंजाब का ही पार्ट थे, गुड़गांव, प्रताप सिंह कैरों ने फरीदाबाद। तो चलो ये एक बात है। और दूसरा कि पंजाब के वाई पंजाबीज आर मोर सक्सेसफुल। आप देखिए हमारे पॉलिटिक्स में भी हैं अच्छे बिजनेसमैन, डॉक्टर्स। नॉर्थ अमेरिका में कोई कंट्री ऐसा नहीं जहाँ पंजाबी नहीं। अभी प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए और न्यूजीलैंड गए। न्यूजीलैंड में हमारे 3 MPs हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मेरे सुझाव से हमने मिलके 2-2 पेज का, वहाँ हेरल्ड सन में और न्यूजीलैंड हेरल्ड में 2-2 पेज का इंसर्शन वेलकम करते हुए मोदी जी का किया। तो पंजाबीज, इफ पंजाबीज कैन डू बेटर आउटसाइड पंजाब, इवन इन दिल्ली और अदर स्टेट्स, वाई कांट, क्योंकि वहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। और मेरे को दुख से ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। जो इंडस्ट्री बची है उसको सब इतनी कॉल्स, रैंसम कॉल आती हैं। MS छोटे छोटे लोगों को जो है, जिनके छोटे बिजनेस, बड़े इंडस्ट्रीज को छोड़ दीजिए, MSME छोड़िए, माइक्रो वालों को भी, जिसका 2-4 पैसे का काम है उसको कॉल आ रही है। वो बताओ, अब वो लॉ एंड ऑर्डर लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो बंदा अपनी जान को पहले संभालेगा कि बिजनेस संभालेगा, एक्सपेंशन की बात बहुत दूर की है। तो ये एक पंजाब का एक दुखांत है। लेकिन इसका समाधान क्या है? प्रधानमंत्री खुद ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं और हमेशा वो कहते हैं कि जो बाहर जा रहे हैं वो वापस लौटें, अपनी मातृभूमि के लिए काम करें, चाहे वो बिजनेस हो, जो भी हो, खास करके युवाओं के लिए। अगर प्रधानमंत्री ने बहुत सारे स्कीम्स भी चलाए, मैंने आपको बताया सारे जी। तो अब हमने तो ये मूवमेंट चलाई है पंजाब में कि भाई आप स्किलिंग सीखो। इंडस्ट्री को अच्छी स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलती, ये भी एक कथारसिस है। इंडस्ट्री को वर्कफोर्स नहीं मिल रही स्किल्ड, बच्चों में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हम वो मैच मेकिंग ही कर रहे हैं हर शहर में, और बच्चों को वापस लाने का तभी ज़्यादा लोग वापस आएंगे, बाहर प्रांतों के लोग इन्वेस्ट करेंगे। पंजाबी ही पंजाब में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो तभी करेंगे अगर वहाँ पे हम कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे। और मेरे को इस बात में कोई शक नहीं है कि पंजाब ने कई सरकारें ट्रायल की हैं, सबको देखा है, पॉलिटिशियंस का करैक्टर भी देखा है, उनका जो भी मोटिव, प्राइमरी मोटिव क्या है, सेकेंडरी मोटिव क्या है, पंजाब की कितने लोगों को चिंता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर जब तक सेंट्रल स्टेट, मैंने अभी आर्टिकल भी लिखा परसों हिंदुस्तान टाइम्स में, जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगी तब तक पंजाब, क्योंकि ना इट हैज़ रीच्ड ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। 5 लाख करोड़ का कर्जा, उसमें 1 लाख करोड़ आप फ्री बांट रहे हैं जस्ट बिकॉज टू गेट पॉपुलिस्ट मेयर। हम तो बोले कि भी जो फ्री, गरीबों को फ्री दे दो बिजली, या गरीब औरतों को हेल्प कर दो अक्रॉस द बोर्ड। रजों को भी रजाए जा रहे हैं। फिर पैसे देने के बजाय हमने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दो औरतों का। भाई 2-3 लाख रुपया दे दो, कोई मशीन दे दो, कोई हनी मेकिंग, कोई फुलकारी, कोई उनको कोई कॉटेज इंडस्ट्री में लगा के, जैसे राज्यों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जीविका के नाम पे, वहाँ बहुत तो काम हुआ है ये। और फिर आपको पता है ड्रग्स का जो इशू है
वो इतना है, ठीक है, हम कहते हैं ठीक है पंजाब में नहीं है खाली, सब जगह, बट ये कहने से नहीं होगा। पंजाब में अभी भी डिस्पाइट की कोशिश की गई, कुछ अक्रॉस द बॉर्डर भी आ रहे हैं, नेटवर्किंग है ड्रोन से, लेकिन सप्लाई है, सप्लाई चेन है। हमारे 12 ड्रग रिहैब सेंटर हैं जो हम चलाते हैं वहाँ, और हमें बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है। हमने कोई 560 बच्चों को रिहैबिलिटेट भी किया वहाँ। हम उनको योगा, मेडिटेशन। सर मैं ड्रग पे आऊँगा, क्योंकि ड्रग पे हम बातचीत करेंगे, और लेकिन मैं आपसे इंडस्ट्री पे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि अगर हम लोग नीति आयोग की भी स्टेट इंडेक्सिंग की रिपोर्ट देखें तो पंजाब कभी टॉप परफॉर्मेंस स्टेट हुआ करता था, और आज कई पैमानों पे जो है पंजाब नीचे से आप कह लीजिए टॉप करता है, अभी बॉटम 5 में पहुंच गया है। चाहे वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्सिंग की बात करें, वो तो हमारी वर्स्ट रेशो है, वर्स्ट रेशो आप खुद कह रहे हैं, बिल्कुल। जीएसडीपी जीडीएसपी रेशो 45, वो तो वर्स्ट है ना। मैं आपको बता ही दिया कि वहाँ पे इट इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, एक इन्वायरमेंट इज नॉट गुड, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फोकल पॉइंट आप देखें, मतलब ऐसे डायप्लेटेड कंडीशन में पड़े हैं। तो बहुत सी चीज़ें, वो तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी, सर्वे एक अलग चीज़ है, मैं आपको हड बीती जिसको पंजाबी में बोलते हैं ना, मैं तो आपको रियलिटी बता, ग्राउंड जीरो की से अनुभव की बात कर रहा हूँ। सर्वे तो चलो ठीक है, वो तो पता ही है हमें। सर क्योंकि आप मान लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी हिस्सा हैं, आप सार्क में भी भारत का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, आप ब्रिक्स में भी हैं, अब नेता भी हैं, पॉलिसी मेकिंग में आप रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम लोग कहें कि पंजाब की आर्थिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो क्या 3 स्टेप्स अगर बीजेपी सरकार में आती है, और नहीं आती है वो भविष्य के गोद में है, लेकिन अगर 3 प्रमुख चीजें करनी हो सरकार को जिससे पंजाब के ये 2 सेक्टर बेहतर हो सकते हैं, वो क्या होनी चाहिए? एक तो जैसे मैंने फोकल पॉइंट्स की बात की, 52 फोकल पॉइंट्स है, सब डायप्लेटेड कंडीशन में है, टूटी सड़कें, कोई लाइट नहीं, कोई रात को सेफ्टी नहीं। फिर हमें इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने होंगे, जो केंद्र सरकार ने बार बार कहा। जलंधर was a leader for sports goods and leather goods, अमृतसर वूलन, लुधियाना में तो बाइसिकल, लेकिन आज बाहर के देशों में 3-3, 4-4 लाख का बाइसिकल भी बनने में, हम वो ही बाइसिकल पे हैं। तो हॉजरी का, निटवेयर का बहुत बड़ा, सारी दुनिया को हम सप्लाई करते थे और अब कम हुआ है। ऐसे ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर, और पंजाब के लोग यूपी में पंजाब के लोग मेहनती बहुत है, बाहर की इन्वेस्टमेंट लाना, पंजाब को देश के साथ जोड़ना और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना, और बाद में अगर थोड़ा माहौल ठीक होता है तो ये जो बॉर्डर है अटारी वाघा बॉर्डर से कम पंजाब, इट कैन बी गेम चेंजर फॉर एक्सपोर्ट्स, नॉट टू पाकिस्तान छोड़िए, इट इज लाइक गॉन केस, बट टू अफगानिस्तान, CIS कंट्रीज। बट आई एग्री ऑफ फॉर दैट वी हैव टू, ये माहौल पहले थोड़ा सुखावा होना चाहिए, पर दैट बॉर्डर ओपनिंग हैज़ टू टेक प्लेस। तो ये 5-6 चीज़ें जो हैं, बाकी स्किलिंग तो हो ही रही है, और फिर सबसे ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर और रैंसम कॉल। एंड आई एम श्योर कि जब बीजेपी आएगी तो ये सब खत्म हो। मैंने चेक किया, हरियाणा में उतनी नहीं आती है, इक्का दुक्का, मैंने बिल्कुल चेक किया वहाँ हरियाणा में, बिजनेसमैन को भी पूछा, वो कह रहे कि जी बहुत कम है। तो बताओ, दिल्ली भी तो साथ ही लगता है, यहाँ तो नहीं कोई आती रैंसम कॉल, तो पंजाब में ही क्यों आती है, आप बताइए। तो क्या इसके पीछे का मेन जो अगर रीजन कहें, मुख्य कारण कहें, तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट एक मुख्य कारण है जो ये लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, बट तो कोई गवर्नेंस नहीं है, पीपल, तो वो जो कोई बाहर बैठे हैं, इजी मनी फॉर देम, ये जो, सॉरी आई डोंट वांट टू यूज वर्ड गैंगस्टर या कुछ भी कह लीजिए, वो पता है उनको भी सब चलता है। ये कहना कि पुलिस को नहीं पता, फोन जरूर, चलो कनाडा से इधर उधर कोई सैटेलाइट फोन से फोन आ गए, लेकिन जो कलेक्ट करने आ रहा है फिरौती, वो तो पंजाब के लड़के आते हैं ना कलेक्ट करने। कोई पैसे तो वायर से तो नहीं जा रहे ना कनाडा, पैसे तो कैश ही दिए जा रहे हैं ना, तो वो सब पता है सबको। लेकिन अब मैं क्या हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है
वो लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे बिल्कुल बिल्कुल हो फेल चुकी है, बिल्कुल फेल है। कोई पार्टी की सरकार या सरकार या पुलिस, सॉरी, इस मामले में कोई दो, आप किसी से पूछ लो, इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ मी। सड़क चलते बच्चे से पूछ लो, वो कह रहे हैं बहुत बुरा हाल है, किसी से पूछ। सर, आपने एक ड्रग कल्चर की बात हाँ। की, और अभी इसको आप कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, कि हम जब भी पंजाब की बात करते हैं तो ड्रग जो है अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाता है। सिनेमा भी बना, इसको लेके कंट्रोवर्सी भी होती है कभी कभी, लेकिन पंजाब जो कि एक समय था कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता था, आज ड्रग एक तरीके से पर्याय बन चुका है। अगर हम लोग 15 से 24 के बीच का अगर डाटा लें तो तकरीबन 4600 किलो 4600 किलोग्राम जो है हीरोइन, सिर्फ हीरोइन की बात कर रहा हूँ, वो सीज किया गया। और नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 16% ऑफ पॉपुलेशन, पंजाब पॉपुलेशन, किसी न किसी रूप में ड्रग कंज्यूम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, जब आम आदमी पार्टी चुनाव में जा रही थी, उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर वी विल मेक पंजाब ड्रग फ्री। ड्रग से छुटकारा पंजाब को कैसे मिलेगा? देखिए, कहने को तो उन्होंने ड्रग फ्री भी कहा था, हमने नशा मुक्त पंजाब भी कहा था, बिल्कुल, एमएसपी भी कहा था, भाई ये बस 4-5 दिन में मूंगी की दाल में, और ये वो, और साथ वाले, सॉरी मैं एग्रीकल्चर आ रहा हूँ ड्रग्स पे, वो भुवंतर योजना है हरियाणा में, वहाँ तो जो है ज्वार पे, बाजरा पे, सोया मिल पे, मक्के पे मिलती है ना एमएसपी। हमारे एक मूंगी की दाल की शुरू हुई थी, वो बस मूंगी की दाल ही रह गई, बस 2 महीने चली, बस उसके बाद ठप। अब किसानों ने मूंग, तो मेरा मतलब कहने को बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन डिलीवरी जीरो। अब कमिंग बैक टू ड्रग्स, क्वांटम है, सप्लाई चेन है, बॉर्डर के उधर से भी आ रहे हैं। कई बार हमने स्टडी किया, मैं बॉर्डर पे भी गया हूँ हमारे, क्योंकि काफ़ी वहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नर साहब के साथ भी मैं गया हूँ, स्किल सेंटर भी हैं। तो लेकिन सप्लाई चेन बंद नहीं हो रही, जो एडिक्ट्स हैं, क्योंकि वो फिर आपके वाली बात है कि बच्चों को जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, कि जो हमारे 12 ड्रग रिहैब सेंटर है, जैसे मैं बता रहा था, वहाँ पे अब हम बच्चों को जो है योगा, मेडिटेशन, फिर स्किलिंग, कोई ना कोई इलेक्ट्रीशियन जो हल्की कंप्यूटर, फिर शाम को स्पोर्ट्स, जिम, उनका 6 महीने में पूरा माइंड सेट चेंज करना पड़ता है। इट्स नॉट ए इजी जॉब, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पूछूं कि आपके 12 रिहैब सेंटर चलते हैं, उसमें कितने बच्चे होंगे? मैं एक अनुमान लगाना चाहता हूँ। 500-600 बच्चे, क्योंकि अभी 30-40 बच्चे ही हैं। वो भी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को बोलते हैं कि भाई बच्चे, वो शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद उसको प्रमोट, मतलब उसकी अवेयरनेस नहीं करते, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उनके जो ओटीटी सेंटर हैं, ओट सेंटर, जहां दवाई लेने बच्चे तो आते हैं 1000। अच्छा, लेकिन हमने कई बार उनको बोला भी, आपको, अब हम तो एक फैसिलिटी बना दी, चला सकते हैं, वी आर नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे उन ओट्स वाले बच्चों को डे स्कॉलर बना के, हम उनको सिखा ही रहे हैं फ्री, सारा कुछ ये एक्टिविटीज जो मैंने बताई वो फ्री सिखा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ऊपर से गवर्नेंस और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है कि वो बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे इधर आने के लिए। वो मेडिसिन चलती है, या उनको फिर रिलैप्स रेट बहुत हाई है, क्योंकि आपको पता है ना, एक बार ड्रग ले लिया फिर उसके बाद वो उसको धीरे धीरे इट हैज़ टू बी डिमिनिश्ड। आपने कहा कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वहाँ पे वो अवेयर नहीं करती है, मतलब वो करती है, उतना ही है। मैं वहीं आ रहा हूँ कि क्या ड्रग माफिया, इतना पैसा इन्वॉल्व है इसमें कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन हो, पुलिस हो, सब हैंड ग्लव्स है। वो तो पहले से ही हमें पता है, सरकारों ने प्रूव हो चुका है कि विदाउट मस्कुलर सपोर्ट of influential people, I will say, I will not say only politicians, of muscular strength and muscular people, and the state machinery, whether whatever, police, government, उसके बिना तो देखो, एक SHO चाहे और एक हवालदार चाहे तो सब चिड़िया भी नहीं फिरक सकती, पर वहाँ कबूतर फड़क रहे हैं, कुछ हो ही रहा है ना। तो ये कहना कि पुलिस को बिल्कुल खबर ही नहीं है, ये भी, इट विल बी ए मिसनोमर।
मैं इसलिए आपसे ड्रग पे ज़्यादा बात हाँ। कर रहा हूँ क्योंकि आप रिहैब सेंटर भी चलाते हैं। आपको पता है कि वो पूरा हाँ, मशीनरी का क्या से है, काम करता है, बच्चे को कैसे हमारे ठीक स्टोरीज करना हैं, है। टेस्टिमोनियल्स हैं टेस्टिमोनियल्स हैं। कि कैसे लगे, हाँ, कैसे सप्लाई हाँ। बहुत है। केजरीवाल से आप 4 साल उनके साथ में रहे। केजरीवाल से आपकी तमाम मुलाकातें हुई होंगी, ऐसा मुझे नहीं, लगता है। ऐसा कोई नहीं खास, हुआ। ऐसा कोई केजरीवाल खास से नहीं। अगर बातचीत होती थी, मान लीजिए, और आप तमाम क्षेत्र में काम करते हैं, कभी उनसे किन मुद्दों पे बातचीत होती थी? कभी ने आपने इसका जिक्र किया कोई उनके ऐसा साथ कि फोरम ही नहीं था कि भाई ये एमपीज को कोई चाय पे बुलाया जाए, या वो केजरीवाल साहब हमें बुला के कोई बैठक कर रहे हैं, या भगवंत मान जी हमें बुला के कोई बैठक करे। अब कोई 4 साल में ऐसा कोई वहाँ प्रावधान या ऐसा कोई एसओपी नहीं था। हुँ, तो वो तभी तो फ्रस्ट्रेशन हुई लोगों को, तभी फ्रस्ट्रेशन हुई कि ऐसा कोई फोरम नहीं है कि जहाँ भाई उनको ब्रीफ किया जाए या उनको सुना जाए, या अपना हम पूछते। हम तो सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ते थे हुँ, कि भाई ये हो गया, फिर उधर से डाटा लेते थे भाई, फिर जोड़ तोड़ के अपना पार्लियामेंट में बोल हुँ, दिया कि जी ये हो गया, ये प्रॉब्लम, ये वहाँ फ्लड आ गई जी, ये पैसा दे दो, वो डेट हो गया। आप सेमीकंडक्टर पढ़ा अखबार में, सेमीकंडक्टर, हाँ जी सेमीकंडक्टर के लिए दे, हमारे कहने पे, बोलने पे, या उनके कोई मिनिस्टर्स आते थे, हुँ, उनको हम साथ में जो हमारे दो उनको ले गए, एजुकेशन वालों को ले गए, चलो आईआईटी के लिए पैसा दिलवा दिया, पीएम श्री में पैसा दिलवा दिया। एक तो उनको एलर्जी है कि जो स्कीम में पीएम लगता है वो लागू नहीं करते पंजाब में। अब फ्लड आ गए, वो दिल्ली में भी समस्या नहीं थी। पता नहीं जो भी थी। हाँ, अब पीएम देखो, वो नरेंद्र मोदी होता तो चलो कुछ है, अब पीएम तो इज ए इंस्टीट्यूशन। मैं उनको कहते कहते थक गया, अभी पीएम है, सीएम है, कल को कुछ सीएम लगा दो ना। हुँ, तो पीएम किसान फसल बीमा योजना अब ये लागू नहीं है पंजाब में। हजारों किसान तरादी में मर गए, फसल बर्बाद हो गई। हुँ, बताओ, इस साल भी नहीं करी उन्होंने। अब भगवान से प्रार्थना है, मानसून का टाइम है। पिछली बार तुमने फ्लड पे बहुत काम किया, 53 विलेजेस अडॉप्ट किए, उनको राशन बांटा, उनको हाउस होल्ड आइटम बांटी, उनको 1600 एकड़ की डीसिल्टिंग करी हमने, हुँ। वगैरह वगैरह। तो अब क्योंकि कोई पीएम की आप स्कीम लागू नहीं करते, तो ऐसा कोई फोरम नहीं था। सर, एक बहुत ही छोटा और सीधा सा हाँ, सवाल है। 4 साल में कितनी बार आप केजरीवाल जी से मिले होंगे? मुश्किल से 4 बार, वो भी हम ही कभी गए होंगे, भी दिवाली है कोई अच्छा, कोई वो अनौपचारिक हाँ, मुलाकात है। औपचारिक तो कोई ऐसे है, मैंने कहा ना फोरम नहीं था, पर सीएम साहब के साथ भी ऐसे मिलते थे सोशली। हुँ। पर वो सोशली मिलना, हाँ जी ठीक हो, हाँ जी हाँ जी, किसी बढ़िया मुद्दे बढ़िया, को लेकर के कभी नहीं कोई नहीं बैठक नहीं, नहीं? कोई ऐसे कोई संजीदगी वाला माहौल नहीं था कि वहाँ कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो कि भाई ये हो गया, ये करना चाहिए। भी इतने लोग एमपी सारे अच्छे ही थे, अच्छे बैकग्राउंड से थे, पढ़े लिखे थे बहुत सारे ही, तकरीबन हुँ, सारे ही क्वालिफाइड थे। बिल्कुल। उनका उनको फ़ायदा उठाना चाहिए था, जो नहीं उठाया। आई एम सॉरी। सर, एक और मुद्दा है रिलीजियस कन्वर्जन का मुद्दा। जब भी हम लोग पंजाब की बात करते हाँ, हैं, और बहुत। अभी जिस तरीके से मिशनरीज़ के माध्यम से वहाँ फ़ोर्सफुल कन्वर्जन की मैं बात करूँगा, जिस तरीके से वहाँ पे हुआ है, और पंजाब में अगर इस समय हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर रिकॉर्ड देखें, रिपोर्ट्स देखें, तो हाँ जी, तकरीबन 65,000 पास्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल इससे कहीं ज़्यादा होगा। 2011 की सेंसस की बात करें तो जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन था वहाँ पे तकरीबन 1.26%, 2% से ठीक। भी कम। और अभी वो आंकड़ा अगर हम लोग माने तो सेंसस नहीं हुआ है, फिर भी लमसम माना जा रहा है कि 15% क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहाँ पे हो गया है। और इसमें भी जो लोग कन्वर्ट हुए हैं वो ज़्यादातर एससी समुदाय के लोग हैं। बिल्कुल। कन्वर्ट हो करके वो क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन कागज़ पे वो खुद को अभी भी एससी बताते हैं। मिशनरीज वहाँ पे किस तरीके से डेरे के तरीके से काम कर रही है, और 98% क्रिश्चियन जो है एससी हैं, जो कि मैंने कहा। पंजाब कहीं ना कहीं इससे जो सिखिज्म है, जो सिख कम्युनिटी है, वो प्रभावित हो रहा है बहुत इस ज़्यादा, कन्वर्जन के वजह बहुत से। ज़्यादा। एक क्या रूट कॉज आप देखते हैं कि लोग इस स्तर पे कन्वर्ट हम हो रहे हैं? दूसरा, समाज के तौर पे सिख कम्युनिटी कहाँ फेल हो रही है जो वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं? और दूसरा, क्या उपाय किए जा सकते हैं सिख देखिए, क्रिश्चियन इसका को रोकने के? पहले तो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दिल दुखाने वाली है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये ऐसे हो रहा है कि दिए के नीचे ही अंधेरा हो रहा है, दिया के नीचे।
मैक्सिमम कन्वर्शन हो रही है अमृतसर, हम्म, जलंधर, ये जो माजा दोआबा हम बोलते हैं, हम्म, जहाँ जो सिखिज्म का न्यूक्लियस माना जाता है, एसजीपीसी के राइट अंडर देयर नोज। एसजीपीसी हेडक्वार्टर आर इन अमृतसर। क्यों हो रहे हैं? सारे धर्म और हमारे खास करके गुरु नानक देव इक्वालिटी सिखाई, कीर्त करो, नाम जपो, वन छको, लंगर छको, सबको बराबर। कोई ए बी सी डी, आपको पता 5 प्यारे कैसे बने, कोई इस प्रांत का, उस प्रांत का, कोई कुछ था, उसको बुला के इक्वालिटी का है जी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया हमारे गांवों में कि भाई ये एससी है, ये वाल्मीकि है, ये रविदास, जो भी क्लासेस हैं, तो उनको गुरुद्वारा में जैसा कि उनको या आने नहीं दिया जाता था या उनको थोड़ा दूर दूर, और लंगर में उनकी अलग पंगत, या उनको मतलब दे वर नॉट ट्रीटेड फेयरली और इक्वली। एक ये बात रही, हैंड होल्डिंग नहीं थी, कोई बीमार है, कोई सिम्पटम। इसका फायदा ये मर्सनरीज ने जो थे ये उठाया। इन्होंने इनरोड्स बिल्ड करनी शुरू की, गांवों में जाना शुरू किया, हर गांव में, मतलब जो दुखती, कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रखने वाली बात है, जो वो कर रहे थे हमारे, क्योंकि गुरुद्वारे हाई कास्ट के जो जमींदार किसान हैं, उनके अलग गुरुद्वारे, उसके अलग रामदासियों के अलग, लोअर कास्ट वाले, कहीं ना कहीं दे वर फीलिंग साइडलाइंड और निगलेक्टेड और एलिनेटेड। इसका फायदा मर्सनरी ने उठाया। एक मर्सनरी एक गांव में कमरा लेता है, फिर वो वहाँ ऑब्जर्व करता है 2-3 गांवों में, क्लस्टर में, फिर कोई बीमार है तो उसके घर चला जाएगा, हैंड होल्डिंग, हाँ जी क्या हुआ, ये चलो मैं आपके लिए प्रे करूं, दवाई ला दूं कुछ, अच्छा वो प्रे की, और फिर वो हिप्नोटाइज बहुत कर रहे हैं। कोई ब्लैक मैजिक, आपने देखा होगा, वो सारे जो पेस्टर हैं, वो जब उनका संडे को कॉन्ग्रीगेशन होता है, वो ऐसे कहते हैं सिर हिलाओ, वो ऐसे हाथ रखता है। दिस इज रिडिकुलस। मैं एंटी कन्वर्शन बिल ला रहा हूं इस सदन में, वो एडमिट हो गया। पिछले साल मैंने एंटी हेट्रेड बिल भी लाया, जो सोशल मीडिया पे हेट्रेड चलता है रात को, ट्विटर, कि भाई आपको फ़ोन कनेक्शन लेना है तो आपका आधार कार्ड चाहिए, ट्विटर का आईडी बनाना है, अब 10-15 आईडी बना लो ना फेक। अभी आपने देखा ये जो चली यूथ, बोल चली जा रहा है, चलो कमिंग बैक टू दिस, उसका ये स्ट्रेटजी है। अब उसको और फिर उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं। फिर इनके जो स्कूल्स हैं, आई एम टोल्ड कि वहाँ पे भी जो गरीब बच्चे हैं उनका फीस कंसेशन भी मिलता है। जो हमारे सिख या जो दूसरे हिंदू टेम्पल्स के ट्रस्ट हैं, सिखों के ट्रस्ट हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, उन्होंने उनको एम्ब्रेस किया। तो अब इसको काउंटर करने की कई ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रही हैं। हमने भी 2 महीने पहले सर्वे शुरू किया है। हम तकरीबन 100 सिख यंग मिशनरीज तैयार कर रहे हैं, यंग लड़के, उनको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। उनको भी इट इज़ ए लॉन्ग ड्रॉन थिंग, क्योंकि हम पछड़ गए। ये 10-15 साल में बिल्कुल हो गया जो आपने बोला 15%, और बहुत वरी की बात है। और गलत तरीके से पानी में, आपने देखा होगा, पानी में खड़े हो जाओ, ऐसे थोड़ा बैप्टिज्म होता है कि भाई, और आपके हाथ लगाने से कोई, ये तो उनको हिप्नोटाइज करके वर्गला के दिस इज ऑल, दिस शुड बी, देयर शुड बी ए लॉ। अब देखते हैं पार्लियामेंट, मेरा जो बिल है एंटी कन्वर्शन बिल, उस पर ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और इसके लिए हमें एक पब्लिक मूवमेंट, जो वहाँ के सिख हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, और जो डेरे वाले भी हैं, वो उनको सबको करना होगा कि उनको गरीबों को या जो लोअर कास्ट हैं उनको एम्ब्रेस करें, उनको गुरुद्वारों में आने दें, उनका हैंड होल्डिंग करें जैसे वो कर रहे हैं। ये एक रीज़न है और यही इसका समाधान है। कम से कम कितने लोग वापस आएंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन कम से कम और लोगों को रोका जाए। हालांकि ये भी है कि जो शेड्यूल कास्ट, आपने कहा, अगर वो वहाँ कन्वर्ट करते हैं तो उनको रिजर्वेशन भी उनकी चली जाती है। पर आपने सही कहा कि वो लिखने में वो लिख देते हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट है, पर एक्चुअल वो है, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन, वो जस्ट दे वांट टू हैव, वो वहाँ रिजर्वेशन का भी लूज नहीं करना चाहते बेनिफिट, क्योंकि जो फर्स्ट एंड मोस्ट ऑफ द पेस्टर्स आर सिक्स। मतलब अमेजिंग, ऐसा भी नहीं है। अभी इंडिया टुडे में पिछला मिशन था, मैं देख रहा था, विद टर्बन पेस्टर, सिंह पेस्टर, मतलब ये
पंजाब में ही मतलब इतनी तरादी हो गई, सरकारें, धार्मिक संस्थान, कमेटियां, हम बैठे देखते ही रहे, देखते 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 ही ऐसे हो गया। सर आपने एसजीपीसी की बात की और हम सभी जानते हैं कि सिखिज्म से रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं एसजीपीसी उसको प्रमुखता से उठाता बिल्कुल, है। हाँ। एसजीपीसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे किस तरीके से फेल हुआ कन्वर्जन को रोकने में? इसमें उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। ऐसे एसजीपीसी हमारी प्रीमियर बॉडी है, बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेजमेंट करती है सारे हिस्टोरिकल गुरुद्वारास का, हॉस्पिटल्स भी हैं, मेडिकल कॉलेज है, पर ये वाली बात में एसजीपीसी कहीं ना कहीं उन्होंने इसको उतनी इम्पोर्टेंस या तरजीह या प्रायोरिटी नहीं दी। मैं अभी भी उनसे आग्रह करता हूँ, बात होती रहती धामी साहब से, कि एसजीपीसी को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, बजट का कुछ पार्ट एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है और पंजाब का डेमोग्राफिक चेंज होने के आसार हैं और सामने नज़र आ रहे हैं। जैसे वो कहते हैं तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, अब भी न समझोगे मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तानों में। ये ना हो कि गुरुओं की भूमि में ऐसे फोर्स कन्वर्शन होके 20-25 साल में कुछ और ही रंग हो जाएगा। और भी गंभीर मुद्दे हैं। सर मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि अगर हम लोग भाजपा का बीजेपी का पिछले 12 साल का कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेते रहे हैं सिख कम्युनिटी को रीच आउट करने के। केंद्र सरकार हो, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वो भी पर्सनल लेवल पे इनिशिएटिव लेते रहे। वीर बाल दिवस की घोषणा हुई 26 दिसंबर को लेकर के, 1984 एंटी सिख राइट्स को लेकर के जो भी री इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को किया। सिख यूथ को लेकर के तमाम प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। एक तरफ ये काम है, दूसरी तरफ हम लोग तनखैया, आप जानते हैं, आप बेहतर समझते हैं उस चीज़ को। तनखैया मामले में चाहे शिरोमणि अकाली दल है, आम आदमी पार्टी है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस चीज़ का भी आरोप है। मैं दर्शकों को बाद में बताऊंगा कि तनखैया क्या होता है, हम लोग इसको एक एड ऑन करेंगे क्योंकि बहुत लोग इस टर्म से अनभिज्ञ हैं। वापस आते हैं सर, एक तरफ तनखैया से जुड़ा मामला है जो कि प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लगा हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी है जो इतना कुछ कर रही है ताकि सिख कम्युनिटी उनसे जुड़े, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं कनेक्शन मिसिंग हम लोग देखते हैं कि बीजेपी से सिख कम्युनिटी जुड़ नहीं पा रही। क्योंकि क्या रीजन है? क्योंकि निशान जी, एक बहुत दहाकों से एक मिस नरेटिव एक घड़ा गया पंजाब में कि बीजेपी आरएसएस का ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आरएसएस अगर सिखों के अगेंस्ट है। हमने भी बहुत कोशिश की, मैंने काफ़ी देर से डॉक्टर कृष्ण गोपाल के हमने लेक्चर कराए और जिस संजीदगी से, जिस इमोशनल से, जिस नॉलेज से वो कोई भी टॉपिक, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को, छोटे साहबजादों की शहादत को जो वो बयान कर देते, मैं आपके कैमरा में कह रहा हूँ, मैंने सारे दिल्ली के सिखों को, गुरुद्वारे के प्रधान भी थे, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 2 साल पहले कराया था, वो ऐसा मंजर खड़ा कर देते हैं कि भाई आपके सामने ही वो मंजर हो रहा है। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं और फिर मैंने कई हार्डकोर या जो ऑर्थोडॉक्स या जो भी समझ लीजिए बात हार्डकोर, वो कह रहे नहीं आरएसएस। मैं क्या आप प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम? कहते आरएसएस सिख धर्म को अलग धर्म नहीं मानती। खैर जी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार जी, अपने रामलाल जी, सबसे बात होती रही। एक दिन डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, इन्होंने तंग आके कहा यार हम लिख के दे दें, ले आओ उनसे चिट्ठी ले आओ, मैं साइन कर देता हूँ। लेकिन मेरे को ये बहुत खुशी, मतलब सेटिस्फेक्शन है कि अभी 3-4 महीने पहले मोहन भगवत जी पंजाब गए और वहाँ किसी जर्नलिस्ट ने या कोई Q&A में ऑडिटोरियम में ये सवाल पूछा और मोहन भगवत जी ने डंके की चोट पे साफ कह दिया, वे सिख धर्म को हम मानते हैं, ये एक अलग धर्म है, उसके नेचुरली अपने प्रिंसिपल हैं अपने। अब वो कहने से वो कंट्रोवर्सी तो हो गई रेस्ट। अब मैं देख रहा हूँ अब और क्या, वो रॉन्ग नरेटिव भी छोड़ना ही है ना, रॉन्ग, अब ये तो हो गया बंद। अब आरएसएस ने मान लिया सिख धर्म। अब प्रधानमंत्री जी की बात जहाँ तक करे, देखो उन्होंने अपने वीर बाल दिवस का, छोटे साहबजादों की शहादत को
भारत भर में साउथ में जिनको पता नहीं, अब वो भी सोचते हैं भी क्या था ये, ऐसे वीर साहबजादे थे जिन्होंने शहादत दी। चलो छोटी बातें, हमारा फर्ज भी है, लंगर पे जीएसटी वगैरह माफ किया, चलो वो ठीक है। सबसे बड़ा ये करतारपुर का, वो टेलीस्कोप चलती थी, अब करतारपुर का लांघा खोल दिया, हजारों जो है श्रद्धालु जा रहे हैं, आ रहे हैं। और अभी जब बद्रीनाथ में ये रोपवे का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, हमारे साथ NHAI है, हमने भी, मैंने गडकरी जी को बोला, वो बोला, और प्रधानमंत्री जी ने खुद इंटरेस्ट लिया, साथ में हेमकुंड साहब भी। देखो बुजुर्ग लोग जा नहीं पाते, तो और प्रधानमंत्री जी पंजाब में इमरजेंसी के दौरान काफ़ी साल रहे, उन्होंने हमें बताया, पगड़ी बांध के वो तब छुपे रहे या जो भी रहे। अमित शाह जी बताते हैं कि उनके जब ग्रैंड चाइल्ड हुआ तो उनकी मिसिज ने 40 दिन का चलीहा बोलते हैं गुरुद्वारा साहब अहमदाबाद में रखा, बताओ इतनी आस्था। फिर लंगर कराया वहाँ। अब उन हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, इतना आस्था है गुरु जी के साथ, गुरु, अब उनको हम वैसे ही बस कही जाए, ये सब रॉन्ग नैरेटिव है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है वो फॉग या धुंधलापन हट रहे, लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ लोग खाली दूरी पैदा करने में कि भाई ये बीजेपी को इसको करो, बस ये चला दो कि भाई जो भी है, तो अब वो काफ़ी भावना ख़त्म हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में काफ़ी वो जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, और हम देखेंगे आने वाली पिछली बार बीजेपी को 18% के करीब वोट शेयर मिला, और इस बार उम्मीद है जो भी अच्छा 25 से 30 मिलके सरकार बनेगी। और फिर वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी गया, लेट द प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट। बीजेपी की सरकार बन जाएगी, फिर वो देख लेंगे सिखों के प्रति कितना अच्छा काम करते। उन भाई सारे कोई फर्क ही नहीं है ना, सिख हिंदू पंजाब में भी भाई भाई हैं, यहाँ भी भाई भाई हैं। बड़ा बेटे को सिख बनाते थे, ऐसे ही तो सिख बने। ये हमारा एक ही कल्चर है, एक ही हमारा हेरिटेज है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत वृत्तांत चला, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपने चुनाव की बात की और आपने कहा कि भाजपा की सरकार वहाँ बनेगी तो हम खुद ब खुद देख लेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। भाजपा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है या किसी गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये डिसीजन तो पार्टी के दिग्गज जो हमारे होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी ही या नितिन नवीन जी लेंगे। अभी नितिन नवीन जी भी गए थे वहाँ, पूछो सिखों ने सब जैसे कहते हैं ना उठा लिया कंधों पे। अमृतसर मैंने देखा, मतलब कोई ऐसा फर्क ही नहीं, जलंधर में गए, लुधियाना में गए, चाहे वो सिख श्रद्धालु थे दरबार साहब में या लुधियाना के इंडस्ट्री, सब ने किया, तो इसलिए कोई फर्क नहीं। लेकिन कमिंग बैक, ये डिसीजन तो अब उनका है। लेकिन अभी तक जो हमें गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क दिया गया है कि सारी सीटों पे भाजपा अकेले ही लड़ेगी, और पूरी तैयारी से वहाँ काम हो रहा है। गांवों गांवों में कांटेक्ट किया जा रहा है, उनके साथ कम्युनिकेशन माइक्रो लेवल पे किया जा रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से ग्रास रूट लेवल पे पकड़ की जा रही। ट्रेड इंडस्ट्री तो हमारे साथ है ही है। ये जो आपने शेड्यूल कास्ट या कुछ, अभी रविदास जी के जो जन्म शताब्दी है उसके लिए प्रधानमंत्री जी 2 बार गए। अब वो जो ट्रेन भी जलंधर से चली वो रविदास जी, और वाराणसी जो उनका बर्थ प्लेस है, तो वो लोगों के साथ तो हम जुड़ ही रहे हैं। ट्रेड इंडस्ट्री भी है। बाकी जो गांवों के लोगों, उनको भी समझ आ रहा है भी ये क्रॉप डिवर्सिफिकेशन के नाम पे एक्चुअल हो नहीं रहा कुछ। कहना बहुत ईजी है कि एक मूंगी की दाल, जो कहते हैं मूंगी की दाल, ये लोएस्ट मतलब एक सिंपल से साधारण फूड है, उस पे उसको नहीं खरीद सके कह के, और तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि समय का अभाव है और तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम लोग विस्तार में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं सर इससे क्लोज करना चाहूँगा कि अगर हम लोग मुख्य रूप से बात करें, क्योंकि अभी चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भाजपा नेता हैं अलग अलग मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि पंजाब से आते हैं, तो आपके हिसाब से कौन से 3 प्रमुख मुद्दे होने चाहिए पंजाब की दृष्टिकोण से, जिसको लेकर के भाजपा को चुनाव के बीच जाना चाहिए? देखो, उन्होंने खुद भी, गृह मंत्री जी ने बोला है कई बार, प्रधानमंत्री जी भी जलंधर गए थे। पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। वी हैव टू ग्रांट ए सेफ इन्वायरमेंट
conducive environment to every Punjabi. Second is drug free Punjab, no zero tolerance. चाहे सप्लाई चेन है, चाहे वहाँ है, चाहे उनको रोजगार देना है, उनको कैसे निकालना है. एंड ऑफ कोर्स थर्ड इज इकोनॉमी बूस्टिंग. जब तक रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो डेट कैसे कम होगा. इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब्स आएंगी, जिसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं जनरेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ये तीन मुद्दे बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बीजेपी इस पे कमिटेड भी है. और मैं समझता हूँ कि लोग इसका जो है इसको सिनोनिमस साथ देके और बीजेपी कैन ब्रिंग बैक पंजाब टू इट्स ग्लोरी. जो हमें पंजाब को वापस लाना है, आई थिंक सेंटर स्टेट अलाइनमेंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. उसको आप डबल इंजन बोलो, ट्रिपल इंजन बोलो, अलाइनमेंट बोलो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलो, पर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन बोलो, जो हार्वर्ड में हमने पढ़ा MBA में. तो ये सारे होने बहुत ज़रूरी है. तो फिर आपने देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर सहनी ने बताया कि किन 3 मुद्दों को लेकर के बीजेपी को पंजाब में जनता के बीच में जाना चाहिए. चाहे कन्वर्जन का मुद्दा हो, ड्रग का मुद्दा हो, इंडस्ट्री का मुद्दा हो, एग्रीकल्चर का मुद्दा, इन सभी मुद्दों पे डॉक्टर सहनी ने खुलकर बातचीत की और कहीं पे भी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया. ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए आपका सर बहुत 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 धन्यवाद निशांत.